रोबोस्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रकाश प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है और बेसिकली ये हमें अन्य वस्तुओं को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा, इस कमरे में अंधेरा होगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा है। फाइन। प्रकाश के कुछ गुण हैं। ओके, तो पहले गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ओके, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है और इसलिए इसे संरेखण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, प्रकाश की किरण को संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, जिसको अंग्रेजी में आप वैक्यूम कहते हैं। ओके, तो वैक्यूम में प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। सो ये प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी बात है, इसे संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है। ओके, सो अगर कोई ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकती है तो एक छाया का निर्माण होता है। अब प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन। ओके, सो प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण किसी उच्च कोटि पॉलिश की हुई पृष्ठ पे गिरती है, प्रकाश की किरण। ओके, तो तब प्रकाश का किरण तब अधिकांश प्रकाश को वो परावर्तित कर देता है। ओके, सो इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, जब प्रकाश की किरण एक पॉलिश किए हुए सतह पे गिरती है, ओके, तब वहां से वो परावर्तित हो जाती है। ओके, तो हम इसको, ये किरण है जो प्रकाश की सतह पे गिरी है और परावर्तन के बाद ये पुनः ओके एक दिशा में गमन करती है। ओके, और इसको जो किरण, प्रकाश की किरण जो पॉलिश की हुई पृष्ठ में गिरता है, इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ओके, और जो किरण परावर्तन के बाद एक नई दिशा में आगे बढ़ता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, सो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और जो 90 डिग्री का एक एक जो इन दोनों को एक बिंदु पे मिलाता है, इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, ओके, अभिलंब एक 90 डिग्री का वर्टिकल एंगल होता है। ओके, तो इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। क्या पहला नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कैसे बनता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ओके, सो ये पहला कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, आप जिस पिक्चर में भी देखेंगे ये आपतन है, एंगल आई आपतन कोण है, एंगल आर परावर्तन कोण है। ओके, और इस रेखा को अगर बोले हम ये ओ में, तो पी ओ क्या है? पी ओ आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है। और ओ एम अगर बोल दें तो ओ एम हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों? थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूं ताकि जल्दी से आपको ये कवर कर सकूं। और इसको अगर ओ एल लिख दें तो ओ एल हमारा क्या हो गया? अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वहां बनता है
तो ये सवाल आएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है जिस बिंदु पे कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरा सवाल आता है, वास्तविक किरण और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। ओके, और आभासी किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है। आप देखिए ये वास्तव में और ये प्रतीत होती है। इसको हम पर्दे पे या अंग्रेजी में बोलते स्क्रीन पे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, बट इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हाँ, और ये प्रतिबिंब सीधा बनता है। ओके, तो इसको ठीक से आप समझ लीजिए क्योंकि ये आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ओके, अभी देखिए एक मैंने आपके लिए एक पिक्चर डाला है, इसको आप देखेंगे तो ये एक समतल दर्पण है। ओके, इसको हम लोग अंग्रेजी में प्लेन मिरर भी कहते हैं। कैसा दिखता है ये, जो आप अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर में जब एक किरण, एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है, एक और जब इसमें अगर ये अभिलंब है, जब एक प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती है तो यहाँ पर ये परावर्तित हो जाती है। ठीक है, फाइन। सो आप देखेंगे यहाँ पर ही, और इसका जो प्रतिबिंब है, जितने दूर यहाँ से जितना दूर यहाँ से ऑब्जेक्ट होता है, उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर, जैसे ये मान लीजिए अगर ये अभिलंब से 5 मीटर है, 5 फीट है, तो यहाँ भी ये 5 फीट होगा। ओके, और इसके कुछ गुण हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी एवं सीधा, है ना, ये आभासी सीधा। तो जैसे आप जैसे खड़े हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ दिखोगे, है ना। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, बिल्कुल आप वैसा ही दिखोगे जैसा आप, माफ कीजिएगा ये पिक्चर थोड़ा से टेढ़ा है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको समझाने का कोशिश करूं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हों। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, जितनी आपकी ऊंचाई है, अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो, जितनी आपकी ऊंचाई है उतनी ही आपको यहाँ पर ही आपका ऊंचाई, उतना ही उतनी बड़ी आपकी प्रतिबिंब बनेगी। अगर आप 5 फीट 2 इंच के हो, ओके, तो आपकी प्रतिबिंब भी 5 फीट 2 इंच की ही बनेगी। ओके, और मैंने जैसे कहा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जितनी वस्तु दर्पण की दूरी होती है, तो आपकी जितनी दूरी है दर्पण से उतनी ही दूर आपका प्रतिबिंब बनता है। ओके, और प्रतिबिंब पार्श्व प्रतीत होता है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा, ये प्लेन जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, उसके ये कुछ गुण हैं। अब प्लेन मिरर के दर्पण के बाद में हम गोलीय दर्पण के बारे में कुछ जान लें। ओके, अच्छा, पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि जिसमें वस्तु दायां भाग बायां प्रतीत होता है। आप देखोगे, आप जब भी दर्पण के सामने खड़े हो, अगर आप बाएं हाथ से खा रहे हो तो लगता है कि आप दाएं वो भाग से खा रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समतल दर्पण का अपना एक गुण होता है। तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। जो वस्तु का दायां भाग है वहां बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक गोला है, ओके, है ना, अगर इसको हम काट देते हैं तो, और एक पृष्ठ को अगर हम पॉलिश कर देते हैं अंदर वाले या बाहर वाले को, तो जो दूसरा पृष्ठ बच जाता है वो दर्पण का काम करता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय होता है। आप देखिए अंदर की ओर वक्रीय है या बाहर की ओर वक्रीय है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र के वक्रीय होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। ये एक गोला है, ठीक है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ओके, और गोलीय दर्पण, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा ये, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है,
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे दर्पण है ना, इसको हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का जो दर्पण बना, उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ओके, क्योंकि ये गोला का बिंदु, केंद्र बिंदु इधर होगा। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जो जिसका परावर्तित पृष्ठ बाहर की ओर और वक्रीय होता है ना। कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है ना, ये देखिए इसका वक्रीय पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है ना। तो इसको बोलते हैं अवतल, ओके, है ना, और दर्पण, और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, हाँ ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब हम फटाफट कुछ जल्दी से कुछ जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं दर्पण में, इसको हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के बिंदु से। ओके, सो अगर आप देखेंगे ये गोलीय दर्पण है। ओके, ये गोलीय दर्पण है, हाँ, और ये इस, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। ओके, इसको हम P बोलते हैं, ये है M और ये N। ओके, सो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, ये जो सतह है ये पॉलिश किया हुआ सतह है, तो ये कैसे, ये एक अवतल दर्पण बन गया। तो इसके परावर्तक पृष्ठ केंद्र को परावर्तित, इसका केंद्र ये हो गया, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र ये हो गया, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम P अंक से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, ओके, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, तो ये आपके मुख्य अक्ष हो गए, जिसको अंग्रेजी में हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। वक्रता केंद्र, ओके, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, तो जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले, जिस गोले का भाग है, जिस गोले का जो केंद्र होता है, वही इसका क्या कहलाता है, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ओके, जिसको हम C से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है, जो वक्रता त्रिज्या क्या है, जो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र और आपके ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको हम R से निरूपित करते हैं। ओके, और ये Mn जो है, सो यहां पर ही P हो गया इसका ध्रुव। ओके, C इसका हो गया वक्रता केंद्र, हाँ ठीक है, और C और P की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, हाँ त्रिज्या, और इसको हम कैसे R से निरूपित करते हैं। फाइन, हाँ मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ रहा। और Mn को कहते हैं द्वारक, इसको अपर्चर भी कहते हैं। ओके, ये बेसिक, ये एक्चुअली ये क्या होता है, ये व्यास, दर्पण का सीमा रेखा का व्यास, हाँ ये व्यास है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको Mn से दर्शाया जाता है। ओके, तो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया है, हाँ। अब आगे चलते हैं। अब यहां से हम लोग कुछ नए कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। सो मुख्य फोकस क्या है, एक मुख्य फोकस, या मुख्य फोकस छूट गया है, इसको बोलते हैं मेन फोकस। तो मुख्य फोकस क्या है, जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आके मिलती है, ओके, उसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण है। ओके, तो यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आती है और परिवर्तित होकर एक जगह पे मिलती है। इस तरह की समानांतर किरणें आएंगी, हाँ, और एक जगह पे मिलेंगी। तो इस ऐसा बिंदु, हाँ, जिस पे समानांतर किरणें आकर मिलती है, या परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष पर
एक बिंदु में आती महसूस होती है। ओके, यहाँ मिल रही है तो इसको हम F से डिनोट करते हैं और इसी F को हम बोलते हैं फोकल मुख्य फोकस। हाँ, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। हाँ, और है ना, और ये जो मुख्य फोकस ये ध्रुव है, आपको मैंने पहले बताया था। हाँ, ये अवतल दर्पण है। P और F के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। हाँ, फोकस दूरी, और इसको फोकल लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये जो फोकस लेंथ है, फोकस जो है पी आर यू की, जिसको फोकस दूरी कहते हैं, और ये हमारा गोला का मुख्य बिंदु हो जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो जो वक्रता त्रिज्या क्या था, वक्रता त्रिज्या था हमारा C और P के बीच की दूरी। ओके, तो ये एक नया समीकरण बनता है R इजिकल टू 2F, मतलब वक्रता क्रिया फोकस की से दूनी होती है। ओके, फाइन, समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, थोड़ा तेज चल रहे हैं नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे ना। अवतल दर्पण में कुछ नियम, जैसे अभी हमने बताया कि समानांतर किरणें, जो की किरण समानांतर किरण होती है मुख्य अक्ष से, ओके, वो परावर्तन के पश्चात, है ना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, सो ये परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा, यदि वो मुख्य फोकस से आ रही है तो परावर्तन के बाद फिर मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ओके, ये इसका जस्ट विपरीत है। हा? अगर मान लीजिए अगर मुख्य फोकस से आ रही है, ये अवतल दर्पण है, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये फोकस पॉइंट है। ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको भी आदत हो जाएगी बनाने की। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अवतल दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली, मान लीजिए कि एक वक्रता केंद्र से जो गुजर रही है ना, जिसको C हम बोल देते हैं, कि F है। अगर कोई भी किरण अवतल दर्पण में अगर C से गुजरती है तो वापस उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, फिर से रिट्रेस हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वापस पीछे हो जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य है। और अगर मान लीजिए उसके ध्रुव में, है ना, अगर मान लीजिए अवतल दर्पण मुख्य बिंदु P में आपतित किरण तिर्यक दिशा में अपरिवर्तित होती है, मतलब जितना एंगल वो बनाती है इसके साथ में उस आपतित किरण पर आपतन बिंदु के मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। तो मुख्य अक्ष जो है उसमें जितना ही यहाँ पर ही इसका एंगल बनता है उतना ही एंगल इस साइड में बनता है। फाइन, मुझे समझ आ रहा बच्चों? ओके, अब आगे हम देख लेते हैं कि कुछ अवतल दर्पण द्वारा, अब तो अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे कैसे कैसे होंगे, है ना। तो पहले ही अगर मान लीजिए, अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है और सारे नियमों को अगर आप ध्यान में रख रहे हैं, तो पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति होगी जो हमारा बिंब होगा। हमारा बिंब कहाँ होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। ओके, हाँ, और ये हमारा साइज है किसका, प्रतिबिंब इमेज का, और ये साइज है हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति, सॉरी माफ कीजिएगा, इसकी प्रकृति है, इसका नेचर कैसा होगा। ओके, तो हमारा अगर बिंब हमारा अनंत में है, ओके, अगर हमारा अनंत में है तो जो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो मुख्य फोकस पे बनेगा। हाँ, बिंदु साइड पे और अत्यधिक छोटा होगा। अगर हम इसको आप इस चित्र के समझने का प्रयास करें कि ये किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो फिर से फोकस मुख्य फोकस से परिवर्तित हो जाएगी, है ना। सिमिलरली वैसा ही होगा तो ये भी मुख्य फोकस से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली पहले वाले का आपका चित्र है ना। ये पॉइंट फोकस है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, फाइन। अभी हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस पे अगर C से परे है, C से परे है मतलब दूसरा कंडीशन ऐसा हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण है। हाँ, अवतल दर्पण के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और
हमारा जो बिम है ना, हमारी बिम की स्थिति सी के परे है, सी के परे है। सी कहाँ होगा हमारा, सी यहाँ है, इसका आधा फोकल लेंथ होगा। मान लीजिए यहाँ से आता है तो नियम के अनुसार ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो फोकस से ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा फोकस से आएगा। ओके, दूसरा फोकस से आएगा तो नियम कहता है अगर फोकस से आएगा तो परावर्तित होने के बाद में पुनः वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो अब जहां पर ये दो कटेगी है ना, ये जहां पर कटेगी तो ये सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ तीसरी स्थिति ये बोलती है कि एक अवतल दर्पण है और अगर उसमें आपका बिंब कैसा है, आपका बिंब सी पर है, वक्रता त्रिज्या पे है, ये सी है, एफ है, मान लीजिए यहाँ है। अगर इस स्थिति में है तो क्या होगा, ये परावर्तित होने के बाद में नियम के अनुसार ये फोकस पॉइंट से आएगा और दूसरा भी यहीं से आएगा। ओके, और बाद में ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, ये कटेंगे यहीं, तो सी पे ही कटेंगे है ना। तो आप देखें कि ये कहाँ कटे, सी, ये दोनों रेखा का किरण कहाँ कटी, सी में कटी, तो ये सी पे ही होगा। सी पे जब सी के में हमारी बिंब की स्थिति सी में होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी में होगी। ठीक उसी तरीके से जब हम धीरे धीरे सामने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, सामने की ओर बढ़ रहे हैं, ये स्थिति हमारी बन रही है हमारे नोट्स के हिसाब से चौथी। ओके, अब हम ये हमारी सी हो गई, ये हमारी एफ है, ये हमारा ध्रुव है। अब हमारा बिंब है सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में बिंब है तो फिर ठीक उसी तरीके से समानांतर रेखा फोकस पॉइंट से कट करेगी, फिर दोबारा, ठीक है, और फिर ये अब देखिए, और दूसरा ये फिर फोकस पॉइंट से कट करके फिर कहाँ मिलेगी, समथिंग माफ कीजिएगा, ये इसको थोड़ा से हमें मैनिपुलेट करना पड़ रहा, तो देखिएगा सी के बाहर बन रही है। फाइन, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे बिंब नजदीक आ रही है, ये जो प्रतिबिंब है और पीछे की ओर भाग रहा है, और जैसे ही ये सब अवतल दर्पण है, गलती ना करें, ठीक है, गलती एकदम ना करें, भूले नहीं, मैं भूल नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा जल्दी से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दूसरी बात क्या है, दूसरी चीज है कि जैसे ही हम इसको अपनी प्रतिबिंब को, ये हमारा वक्रता त्रिज्या, ये मुख्य फोकस है और हमारी जो बिंब है वो एफ की स्थिति में है ना। अगर ये हमारी पांचवी स्थिति बन रही है, ठीक है, इस स्थिति में जब एफ में है तो क्या होगा, ये आपका दोबारा नियम के अनुसार फिर से ये वक्रता त्रिज्या के पीछे जाएगा और ये कहाँ बनेगा, ये बहुत दूर बनेगा, एक बनेगा भी नहीं, ये सीधा, और दूसरा जो होगा जो अपना वक्रता त्रिज्या से पार होगा तो उसी दिशा में ही परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो ये कभी मिलेगा नहीं, ये समानांतर रेखा रहेगी, ये जो अंतर है ये खत्म नहीं होगा, इसीलिए ये कहाँ जाएगा, कहाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनंत में जाके मिलेगा, ठीक है। और ये जो अंतिम स्थिति है, छठी स्थिति है, जहां P और F के बीच में है, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो जो हमारा, अब जैसे ये ना, ये प्रतीत होता है, ये आभासी और सीधा, अभी तक तो वास्तविक और उल्टा था, है ना, अब यहाँ पर ये आभासी और सीधा होगा। तो एक तो सेंटर ऑफ, जिसको वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, तो एक, माफ कीजिएगा, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए, लेकिन क्या करें, एग्जाम है, हमें फटाफट तैयारी भी करनी है, समय कम है। तो अब ये सीधा आएगा, अब इसी दिशा पे रिट्रेस कर जाएगा, वापस परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा देखिए दूसरी किरण यहाँ से निकली है ना, और ये, तो अगर आप देखेंगे इन दोनों को आप पीछे बढ़ाएंगे, है ना, तो ये यहाँ पर ही बनता है। तो आप बिल्कुल सही पिक्चर के लिए अपने एनसीईआरटी किताब या अपनी जो भी किताब है सहायता के लिए आप यूज करते हैं उसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये मुझे लगता मैंने बहुत हद तक आपको कम से शब्दों में बताने का प्रयास किया है और मैं सफल रहा हूँ। ओके, अवतल दर्पण के क्या प्रयोग हैं, अवतल दर्पण के प्रयोग टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, ओके,
और जो दंत विशेषज्ञ होते हैं डेंटिस्ट, वो मरीजों की दांत देखने के, उस प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग, जो आप दाढ़ी बनाते हो, सेविंग करते हो, उस समय आप इसका इस्तेमाल करते हो। ओके, हाँ। और सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ रहे होंगे, है ना। आप इसी को आगे और इसको और ध्यान से देखिए। तो अब तक हमने अवतल दर्पण, उसके नियम और उसके कुछ उपयोग देखे। अब उत्तल दर्पण देखते हैं। ओके, सो उत्तल दर्पण में इसे, ये उत्तल दर्पण है, ये इसके जितने भी परावर्तन के नियम हैं बिल्कुल अवतल दर्पण से ही के जैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। केवल अंतर यह है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो फोकस में मिलती है। अगर आप दोबारा, मैं आपको एक बार ले जाऊं, फिर से आपको मैंने जो नियम आपको बताए थे कि मुख्य फोकस से गुजरती है। ओके, सही मायने पे गुजरती है ना। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपसरित प्रतीत होती है। ओके, सो नियम वही है कि जब एक किरण जब एक मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और परिवर्तन होने के बाद में जब हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से पीछे लेके आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर ही मिल रही है। ओके, सो ये जो तीनों नियम है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम लोगों ने अवतल दर्पण के नियम में पढ़े थे। केवल वहां से प्रतीत होने वाली जो बात है, जो वो इनमें ऐसा लगता है कि प्रतीत होती है। ओके, तो ये सारे नियम बिल्कुल वैसे ही हैं, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार आप पुनः इसको देखिएगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी, है ना, ऐसा प्रतीत होता है ना। ठीक है, तो अब ये इसके भी 3 अलग अलग नियम हैं जो हम लोगों ने देखे। अब जो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार कैसे होगी। ओके, तो इसके सिर्फ 2 ही कंडीशन है। एक तो जब बिंब की स्थिति अनंत में होगी और अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी, है ना। ओके, तो अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में होगी, ठीक है। और एक तो होगी कब होगी, जब ये अनंत में है। तो पहली अनंत वाली स्थिति हम देख लेते हैं। अनंत वाली स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए हमारा ये उत्तल दर्पण है, हाँ, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। हाँ, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो जब किरण मुख्य अक्ष से समानांतर होगी, होके परिवर्तित होगी नियम के अनुसार। ओके, और दूसरी किरण भी समानांतर परिवर्तित होगी। जब इन दोनों को ही हम पीछे की ओर रेखा को बढ़ाते हैं तो ये जाके फोकस पे आपस में मिलती है ना। ये क्या है, दर्पण का पीछे है ना, दर्पण के पीछे। ओके, वही तो कहा, फोकस पर दर्पण के पीछे। और ये कैसे होता है, बिल्कुल छोटा दिखता है ना। ये हो गया हमारा ध्रुव हो गया ये। ओके, ये सेंटर ऑफ, ये हमारा हो गया वक्रता त्रिज्या। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति क्या है कि जब हमारा जो उत्तल दर्पण है, जब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में हमारा बिंब है, ठीक है। तो हमारा बिंब कुछ इस तरीके से है। हाँ, ये अनंत हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। ओके, ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो जब हमारी किरण नियम के अनुसार जब हम पार होती है, और एक है ये हमारा मुख्य फोकस हो गया और एक ये हो गया, तो आप देखेंगे तो जो हमारी जो किरण है, इसको हम पीछे कर ले जाएंगे तो ये पीछे, ये जो हमारी किरण है ये कहीं जाके यहाँ, तो जो हमारा जो बिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो छोटा होगा और ध्रुव और फोकस
बिंदु के बीच में बनेगा। फाइन, ठीक है। तो ये हमारे दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है, आप इसको ठीक से पढ़ें क्योंकि इससे सवाल आपके जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी आता है ना। उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या है? उत्तल दर्पण समानांतर वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहन को देख सकता है, जिसको बोलते हैं बैक मिरर अंग्रेजी में कहते हैं ना, ठीक है, लुकिंग ग्लास है ना। इसकी ये हमेशा उत्तल दर्पणों की इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, हाँ? और ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सामर्थ्य। तो अगर आप कार चला रहे हो और कार के पीछे आपका ये लुकिंग ग्लास है, तो बड़ी बड़ी ट्रक भी अगर आपके पीछे से आ रही है, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहब कोई तो पीछे गाड़ी आ रही है, हाँ, और आप उसको साइड दे सकते हैं। इसका उपयोग दुकानों में सिक्योरिटी के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। ओके, सो इसका उपयोग बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आता है। ओके, सो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा इसमें कुछ नियम है ना, कि हमें कब बिंब को धनात्मक लेना है और कब प्रतिबिंब को धनात्मक लेना है। इसके विपरीत ये कब ऋणात्मक होगी, क्योंकि अगर इसका जानकारी नहीं होगी तो आपके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है फिजिक्स में जो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से, उसमें गलती होगी। तो बिंब हमेशा दर्पण की बाई ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, ठीक है। ओके, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो अगर इसको हम ऐसा कर ले, है ना, तो और ये एक अवतल दर्पण है ना, समझने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम जो बिंब है जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होगा, है ना, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव से, सभी दूरियों को ध्रुव से नापी जाती है ना। ये ध्रुव हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के दाईं ओर, है ना, दाईं ओर जो होता है उसको हम प्लस एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष ये धनात्मक होता है, और बाईं ओर जो होता है वो ऋणात्मक होता है ना। दाईं ओर ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, और ये होता है धनात्मक, सही है ना। अच्छा, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर को दूरी, सो ये जो बिंब है ये लंबवत है मुख्य अक्ष के, तो इसको भी हम हमेशा धनात्मक नापते हैं। जबकि जो प्रतिबिंब है वो नीचे की ओर बनता है, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, है ना। सो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ओके, तो ये हमेशा अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस है। तो ये चूंकि लंबवत है, ये प्लस की ओर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो इसे धनात्मक माना जाता है ये बिंब को, जबकि प्रतिबिंब को हमेशा ऋणात्मक नापा जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी संक्षेप में मैंने आपको बताया है, ठीक है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो अब जो एक चीज है, एक यहाँ पर एक चीज है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी किरण, ओके, जो भी किरण आपतित होगी, है ना, वो जो होती है ना आपतित प्रकाश की किरण जो बाईं ओर की दूरी से होगी वो धनात्मक होगी, और दाईं ओर की दूरी से ये ऋणात्मक होगी और ये धनात्मक होगी। एक है अगला मुख्य पॉइंट है दर्पण सूत्र। ओके, अगर v प्रतिबिंब दूरी है, u बिंब की दूरी है, f फोकस दूरी है, तो जो दर्पण फार्मूला है, दर्पण सूत्र है, जिसको हम मिरर फार्मूला भी बोलते हैं, कहता है 1/v + 1/u = 1/f। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आवर्धन का, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, सो मैग्निफिकेशन एंड आवर्धन क्या है कि गोलीय दर्पण में कितना अपेक्षित विस्तार होगा। हाँ, इसको अगर आवर्धन को हम m से अगर इंकित करते हैं तो इसका
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुरूप से इसको व्यक्त किया जाता है। आवर्धन जो है उसको प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, हाँ, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। और इसको अगर हम h डैश और इसको h बोले तो m हो जाएगा हमारा, इसको हम hi बोले, है ना, प्रतिबिंब को बोले hi और इसको ho बोले तो m हो जाएगा hi बटा ho, और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं माइनस v बाई यू, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, है ना। और इसमें अलग अलग स्थिति है कि m ऋणात्मक होगा कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। याद रख लीजिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तभी m ऋणात्मक होगा। n धनात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, जिसको अंग्रेजी में वर्चुअल बोलते हैं, इसको रियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल, इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो जब हमारा प्रतिबिंब आभासी है तो हमारा m धनात्मक होगा, हमारा आवर्धन है वो धनात्मक होगा। अगर h0 माने hi h0 से बड़ा है तो m हमेशा 1 होगा, ओके। अगर hi बड़ा है ho से तो m 1 से बड़ा होगा, और अगर hi छोटा है ho से तो m हमेशा छोटा होगा, ओके। ये तो ये बात हुई, ठीक है। उसी तरीके से m पॉजिटिव है, उत्तल दर्पण की बात है तो m पॉजिटिव है जब m हमेशा 1 से बड़ा है, और जब भी m 1 से छोटा है तब अवतल दर्पण के स्थिति में वो पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा, ठीक है। हमें आशा है कि आपको ये लेसन जरूर समझ आया होगा। तो आप इसको फिर से दोबारा देखें, 3 बार देखें। मैंने संक्षेप में करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने जाऊंगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हमारा जो पूरा जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा, है ना। तो मैं अगला एक और वीडियो बना रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो टॉपिक होगा ये हमें दूसरे वीडियो में आपको दूंगा। आप इसको हमें देखिए और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहें और आप उसका फायदा उठाते रहें, है ना। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।